Good morning, friends. Today we are going for our chapter 5 laws of motion. ठीक है, तो आज चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं भैया. लॉज ऑफ मोशन बहुत अच्छा चैप्टर है, वेरी नाइस चैप्टर. बहुत मजा आएगा आप सबको, बहुत बहुत मजा आएगा. ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं आज. ठीक है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में. ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 8th एंड 9th में. ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन. सबसे पहले तो हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन, कितने लॉज ऑफ मोशन टोटल कितने दिए हैं और किसने दिए हैं? आइजैक न्यूटन, फिर आइंस्टाइन, ओके, गैलीलियो. किसने दिया है लॉज ऑफ मोशन? किसने दिया है? सर आइजैक न्यूटन ने, सर गैलीलियो ने, सर आइंस्टाइन ने. ओके, आप सबको पता है लॉज ऑफ मोशन किसने दिए भाई? न्यूटन ने दिए. कितने दिए? टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन. ओके, तो आज हम वो तीनों के तीनों लॉज ऑफ मोशन दोबारा रिपीट करेंगे. ओके, जो बेसिक चीज हम पहले पढ़ चुके हैं 9th और 8th स्टैंडर्ड में, वो दोबारा आज आप पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. टोटल 3 लॉज है मेरे पास. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. उसमें से आप सबका फेवरेट थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो सबको आता है. ईच एंड एवरी स्टूडेंट नो व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, बहुत बार देखा भी होगा आपने, सुना भी होगा और अप्लाई भी किया होगा अपने अपनी तरफ से. ओके, सो सबसे पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है. एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये सबको पता है. ओके, अगर मैं किसी को पूछूं यहां से कि चलो भाई कोई भी एक लॉ बोलो, तो सब लोग यही लॉ बोलेंगे, सर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. लेकिन आज उससे पहले हम करने वाले हैं फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. सबसे पहले फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो किसी को फर्स्ट लॉ पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? पता है किसी को? एनीवन? यस, से. थोड़ा थोड़ा राइट है, तो थोड़ा थोड़ा जो राइट नहीं है वो हम ऐड कर देते हैं. तो मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा. सिंपल है, बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूं ध्यान से. ओके, इफ वी डोंट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, द मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ मूविंग कंडीशन and a stationary object remains in a stationary condition. One more time, एक और बार बोल रहा हूं जल्दी जल्दी. ओके, if we don't apply external force, the moving object remain in a moving condition and a stationary object remains in a stationary condition. This statement is known as first law of motion. ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था. ठीक है, ओके, तो मुझे एक डाउट है उस फर्स्ट लॉ में जो आप लोग मुझे सॉल्व कराएंगे. ठीक है, डाउट ये है कि सपोज चलो मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है. सपोज टेक्स्ट बुक मतलब कोई भी एक सरफेस है. ये मेरे पास एक बहुत लंबा सा सरफेस है. यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने मोशन दिया. ओके, सपोज कि ये है मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने उसको मोशन दिया ऐसे. ओके, तो वो थोड़ी देर मोशन करेगा. ओके, क्योंकि मैंने फोर्स उसको अप्लाई किया, बिकॉज आई अप्लाइड द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. तो थोड़ी देर बाद वो आगे जाके स्टॉप हो जाए. आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप इटसेल्फ. ओके, मैंने यहां पे फोर्स दिया था इसलिए उसने ऑब्जेक्ट वो मोशन कर रहा है, लेकिन आगे जाके वो अपने आप स्टॉप हो गया. मैंने फोर्स नहीं दिया तो भी, तो ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि न्यूटन ने तो ये बोला था कि अगर जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मोशन स्टार्ट ही रखेगा और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपनी स्टेशनरी पोजीशन कंटिन्यू रखेगा. यस, ऐसा न्यूटन ने बोला था और हम सबको पता है कि वो राइट बोला था. तो फिर ये क्यों हुआ कि सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई दिया,
तो वो मोशन कर रहा है किसी भी सरफेस के ऊपर और कुछ डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप हो गया। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी वो स्टॉप हो गया। क्यों? यस राइट, इनर्शिया। यस राइट, आपने सही बोला। क्यों स्टॉप हो गया वो भाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और इनर्शिया, जो सरफेस है और ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टैक्ट वन मोर क्वांटिटी इज प्रोड्यूस, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। कि उन दोनों के कांटेक्ट की वजह से एक और क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गई जिसका नाम है इनर्शिया, और इनर्शिया भी वन टाइप ऑफ फोर्स ही है। ओके, तो ये कौन सा फोर्स हुआ? इनर्शिया फोर्स, या फिर उसका दूसरा नाम हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये भी एक फोर्स ही हो ना, तो उस फोर्स की वजह से वो स्टॉप हो जाता है। सपोज, चलो सपोज करते हैं, सपोज हम वर्ल्ड में, अभी तक तो वर्ल्ड में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, कि भाई कर सके हम। सपोज हम ऐसे बनाए, सपोज कि आप में से कोई साइंटिस्ट ऐसा हो कि भाई ऐसी कोई सरफेस बनाए कि जिस सरफेस में इनर्शिया ही ना हो या फिर फ्रिक्शन ही ना हो, तो ऐसा होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना, अगर हम उसको मोशन देंगे तो वो पूरी सरफेस में कंटिन्यूअसली मोशन करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा इनफाइनाइटली। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी कोई सरफेस बनानी पड़ेगी। ओके, क्योंकि अभी राइट नाउ मेरे पास यहाँ पे या फिर आपके घर पे, इसके घर पे, मेरे घर पे या किसी के भी घर पे ऐसा कोई सरफेस नहीं है, इतना छोटा पोर्शन भी नहीं है, इतना छोटा हो गया, या फिर हमें बहुत ऐसी सरफेस बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ बनाया नहीं है कि भी वो जो फ्रिक्शन लेस हो या फिर वो इनर्शिया ना हो जिसमें। ओके, तो ये आप कर सकते हैं ये काम। ओके, कि भाई हमें बड़े होके साइंटिस्ट बनना है और मुझे फ्रिक्शन लेस सरफेस चाहिए, मुझे मतलब आप लोगों को, कि भाई मुझे फ्रिक्शन लेस सरफेस बनानी है। ओके, तो ये कर सकते हैं आप लोग। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, so one more time and last time, first law of motion. Okay, if we don't apply external force, the moving object remains in a moving condition and the stationary object remains in a stationary condition. This statement is known as first law of motion. ठीक है, हो गया अभी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डन। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये समझने से पहले एक और पॉइंट समझना पड़ेगा, एक और टॉपिक समझना पड़ेगा जिसका नाम है मोमेंटम। क्या नाम है भाई उसका? मोमेंटम। ये टॉपिक समझना पड़ेगा। अगर ये आपको मोमेंटम समझ में आएगा तभी आपको सेकंड लॉ समझ में आएगा। ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा? सेकंड लॉ। क्योंकि थर्ड तो आप सबका फेवरेट है, मेरा भी वही फेवरेट है। क्यों? क्योंकि जल्दी खत्म हो जाता है ना। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिनिश, बहुत जल्दी हो गया। ओके, फर्स्ट लॉ भी आप सबको बता था। तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उसको समझने से पहले मोमेंटम समझना पड़ेगा। ओके, तो वो समझ लेते हैं। आप सबने पहले भी सुना होगा मोमेंटम और पढ़ा भी होगा। मोमेंटम मतलब क्या? उसका सिंबल फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल p, और उसकी डेफिनेशन पे जा रहे हैं। तो एक चीज याद रखो, मैं आपको फिजिक्स में थोड़ी ट्रिक तो नहीं बोलते, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट समझ लो। फिजिक्स हार्ड नहीं है, रियली फिजिक्स इज नॉट हार्ड सब्जेक्ट। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आपको आएगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझना है आपको। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि कोई भी क्वांटिटी है ना, तो आपको दो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। अगर आपको डेफिनेशन आ गई ना तो आपको फॉर्मूला आ जाएगी अपने आप, या फिर अगर आपको फॉर्मूला आ गई तो आपको डेफिनेशन आ जाएगी अपने आप। दोनों में से एक आपको याद रखना है। आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन आपको याद रह जाएगी। एंड इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला और डेफिनेशन देन यू रिमेंबर आल्सो फॉर्मूला। ओके, तो आज से वही स्टार्ट करेंगे। मैं जो भी चीज बोलूं, जो भी क्वांटिटी बोलूं, आपको डेफिनेशन याद रखनी है तो फॉर्मूला याद रह जाएगी, या फिर आपको फॉर्मूला याद रखनी है तो आपको डेफिनेशन याद रह जाएगी। डन? तो आज से मैं जो भी कराऊंगा आपको फिजिक्स में ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मोमेंटम के बारे में बोल रहा हूं, उसका सिंबल है स्मॉल p। ओके, मैं उसकी फॉर्मूला बोलूंगा। ओके, तो आज के लिए दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। तो आज के दिन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला बोलूंगा और मैं ही डेफिनेशन बोलूंगा। लेकिन अब से जो भी क्वांटिटी आएगी नहीं, मैं फॉर्मूला बोलूंगा और आप लोग डेफिनेशन बोलेंगे। यस, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ हार्ड नहीं होता उसमें, बहुत इजी होता है। ओके, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
अंडरस्टैंड? तो चलो मैं सबसे पहले अभी फॉर्मूला बोल रहा हूं, P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम इंटू वी, P फॉर मोमेंटम, M फॉर मास, V फॉर वेलोसिटी। तो ये हुई फॉर्मूला। अभी डेफिनेशन बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। ओके, तो ये मोमेंटम वाला टॉपिक 2 मार्क में आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले आप उसमें क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। क्या है अभी डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट उसकी फॉर्मूला, P इक्वल टू एम वी। उसमें P मतलब क्या, मोमेंटम, M मतलब क्या, मास, और V मतलब क्या, वेलोसिटी। तो अभी मैं यहां पे क्या लिखूंगा, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। कौन सी सिटी, वेलोसिटी। ओके, चलो भाई, मास के लिए हम कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, मास के लिए हम यूज कर रहे हैं केजी, किलोग्राम, और वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड, इट्स यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। अभी उसके डायमेंशन फॉर्मूला, चलो भाई सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे सब डायमेंशन फॉर्मूला, तो उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो 1 1 माइनस 1 डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इक्वल टू 1 1 माइनस 1। और उसके बाद आपको ये टॉपिक लिखना है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सर ये वेक्टर मतलब क्या, चैप्टर 4? नहीं, चैप्टर 4 की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें 2 पार्ट थे, वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ओके, मैं दोबारा बोल देता हूं, वेक्टर मतलब क्या होता है और स्केलर मतलब क्या होता है। वेक्टर मतलब अ क्वांटिटी फॉर द एक्सप्लेनेशन वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, magnitude and direction both, such type of quantity is known as vector quantity, and for the vector, for the explanation only magnitude is required, is known as scalar quantity, जिसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए हमें। ओके, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल टाइम, ओके कितने बजे भाई आपकी घड़ी में, मेरी नहीं, कितने बजे, सुबह के 8:30 और 9 o'clock, तो उसके लिए टाइम सिर्फ डायरेक्शन वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए कि अभी अहमदाबाद में कितने बजे, गांधीनगर में कितने बजे, कलोल में कितने, सब जगह पे सेम ही होंगे। ओके, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो मतलब नॉर्मली पूरा एरिया में सेम ही होगा। ओके, अगर हम स्टेट की बात करें या फिर कंट्री की बात करें तो अलग हो जाएगा, अदरवाइज पूरे एरिया में सेम होगा। सो टेम्परेचर है, टाइम है, डिस्टेंस, ओके, स्पीड, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या है, जिसमें डायरेक्शन रिक्वायर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम, फोर्स, वो सब क्या होगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंटम, वन मोर टाइम, अगर 2 मार्क में टॉपिक है तो आपको इतना लिखना होगा कंफर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। P इक्वल टू mv, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला 1 1 माइनस 1 एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये लिख दो भाई सबसे पहले, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेकंड लॉ। हो गया, ठीक है, तो ये था आपका मोमेंटम। अभी तक सेकंड लॉ स्टार्ट ही नहीं किया, अभी हम सेकंड लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम में सेकंड लॉ कैसे आते हैं, तो ऐसा आता है स्टेटमेंट, एक्सप्लेन सेकंड लॉ एंड प्रूव इट, और स्टेट द सेकंड लॉ एंड प्रूव इट, 3 मार्क। ओके, एग्जाम में ऐसे आता है, तो हम ऐसे ही पूछेंगे, एक्सप्लेन द सेकंड लॉ
प्रूव इट, 3 मार्क। तो आपको 3 मार्क में ये लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन द सेकंड लॉ एंड प्रूव इट। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला था कि इसके लिए मुझे मोमेंटम याद रखना पड़ेगा, P इक्वल टू एम वी, बस इतना याद रखना, बाकी सब मैं देख लूंगा। अंडरस्टैंड, वेरी इजी टॉपिक। ओके, सेकंड लॉ, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। रेडी, श्योर, लॉक किया है। ओके, P इक्वल टू एम वी। ओके, अब यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड। भाई डिफरेंशिएशन थर्ड चैप्टर में हमने देखा था, मतलब आपने देखा होगा थर्ड चैप्टर में, क्योंकि थर्ड चैप्टर में आता ही है फिजिक्स में डिफरेंशिएशन। अगर मैं डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या आंसर आएगा, स्पीड, या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या आएगा, स्पीड, वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। ये सब याद रखना। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज होने वाला है, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बीटीएस। बीटीएस मतलब बोथ द साइड। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dp बाई dt और यहाँ पे लिखूंगा m dv बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पे अभी dv बाई dt मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं dp बाई dt इक्वल टू ma। अरे यार, ये ma तो एक दूसरी भी फॉर्मूला है ना, कौन सी फॉर्मूला, अरे यार कौन सी फॉर्मूला, जल्दी कौन सी फॉर्मूला है, डैश इक्वल टू ma। यस राइट, परफेक्ट परफेक्ट। कौन सा, f इक्वल टू ma। तो मैं यहां पे ma की जगह पे f लिख सकता हूं। ओके, सो दिस आंसर। इसका मतलब ये हुआ, इसके बाद यहां पे लिखना है आपको कि भाई f इक्वल टू ma इज इक्वल टू dp बाई dt। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, p2 माइनस p1 अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। f की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू dp बाई dt मींस चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। सो दिस इज द बेसिक रियल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ, f इक्वल टू dp बाई dt। तो ये था उसका प्रूफ, इट इज अ प्रूफ। ओके, p इक्वल टू mv, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो मैंने यहाँ पे a लिख दिया ma, तो लेकिन ma किसकी फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू m। ठीक है, तो f इक्वल टू dp बाई dt। तो इन शॉर्ट मैं ये 1 2 और 3 तीनों वैल्यू एक साथ लिख रहा हूं, तो f इक्वल टू ma या फिर dp बाई dt, और f की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये था, लेकिन सर ये सब हो गया, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ मतलब क्या, इट इज द सेकंड लॉ। अब देखो मैं जो बोल रहा हूं, dp बाई dt इक्वल टू f, मैंने पहले ही बोला था, जो आपकी फॉर्मूला है वही आपकी डेफिनेशन है, या फिर जो आपकी डेफिनेशन है वही आपकी फॉर्मूला है। अब ये आपकी फॉर्मूला है f इक्वल टू dp बाई dt, तो मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में बोल रहा हूं, the external force of an object is equal to the rate of change of momentum of that object. This statement is known as second law. Finished. One more time. F equal to dp by dt है, तो मुझे इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलना है। F मतलब फोर्स, the external force of an object is equal to the rate of change of momentum of that object. This statement is known as second law of motion. Finish. Complete. खल्लास। कोई डाउट है यहां तक, मेरे अलावा किसी को डाउट है, चलो भाई मुझे डाउट है, आप में से किसी को, श्योर 100%, किसी को कोई डाउट नहीं, तो फिर मुझे भी डाउट नहीं। डन हो गया, कंफर्म, लॉक किया जाए। ओके ठीक है, तो फिर देवी और सज्जनों ये लॉक कर दिया हमने ये टॉपिक। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, P इक्वल टू mv, टेक डिफरेंशिएशन, और F इक्वल टू dp by dt। वन मोर टाइम एंड लास्ट टाइम, द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
of that object. This statement is known as, yes, perfect, second law of motion. हो गया। तो ये आपको डिराइव करना है और उसके बाद में नीचे उसका स्टेटमेंट लिखना है जो अभी हमने बोले हो। तो आप देखते हैं सबसे पहले ये वाला पोर्शन, ओके, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं आपके फेवरेट लॉ के लिए, थर्ड लॉ। ओके, जल्दी, तो फेवरेट लॉ के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये लिख लो आप लोग। भाई आप सबका और मेरा भी फेवरेट लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, तो ये लॉ समझ लो सबसे पहले, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उसका एग्जांपल कैसे, कि चलो सपोज मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक बॉल है, तो मैं यहां से उसको बॉल के ऊपर थ्रो कर रहा हूं, तो जितने फोर्स से मैंने उस बॉल को बॉल के ऊपर थ्रो किया, उतने ही फोर्स से वो बॉल मुझे वापस देगी। मतलब वो हाथ में पकड़ के वापस नहीं देगी, लेकिन वो वहां पे वो मुझे वापस आ जाएगा बॉल, मतलब जितने फोर्स से डालोगे उतने फोर्स से वापस आएगा। ओके, क्योंकि हम बाहुबली तो है नहीं कि सपोज मैं यहाँ से बॉल डालूंगा और ये दीवार तोड़ के वो बॉल वहां पे चला जाएगा। हम सब नॉर्मल लोग होते हैं, सही है। तो उसमें सिंपल लॉजिक है कि अगर मेरे हाथ में कोई बॉल है, मैंने उसको थ्रो किया, तो वो ऑब्जेक्ट सामने जाएगा बॉल के ऊपर, फिर वापस आएगा टकरा के मेरे पास, तो जितने फोर्स से गया है उतना ही फोर्स से वापस आएगा। या फिर उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप किसी को ऐसे करो तो वो आपको ऐसे दोबारा करेगा। सिंपल, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो हमें नहीं करना है। ओके, तो वो हमारे न्यूमेरिकल भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, मतलब ये चीज मत करना। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि भाई एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपका स्टेटमेंट होगा, किसके लिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर का नाम ही वही, लॉज ऑफ मोशन, मतलब टोटल 3 लॉ। ओके, तो तीनों के तीनों लॉ हो गए थे। सबसे पहले हमने किए फर्स्ट लॉ, उसके बाद हमने किया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, लेकिन उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम पढ़ा था, जो हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, तो हमने मोमेंटम भी पढ़ लिया। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डन, तो ये 3 लॉ है। उसके आगे अभी क्या पढ़ना है, तो उसके आगे अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ओके, सबसे पहले तो वो अभी हमने डिस्कस किया था इनर्शिया, यस, तो वो पढ़ना है अभी उसके आगे कि अभी इनर्शिया या फिर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने बहुत सुना होगा, लेकिन उसके यूज, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, कहाँ पे यूज होता है, वो सब चीज हमें पढ़नी है। एग्जाम में आता भी है 2 मार्क में, राइट द 2 यूज और राइट द 4 यूज ऑफ फ्रिक्शन और राइट द 4 एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, तो वो सब हमें लिखना पड़ेगा, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ओके, इन शॉर्ट 11 साइंस में 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके थ्रू आउट, मैथ्स वालों को थ्रू आउट इंजीनियरिंग तक आएंगे, जब तक वो पढ़ रहे हैं तब तक, और बायोलॉजी वालों को भी बहुत आगे तक आएगा, मतलब ये सब 12th में भी यूज होने वाले हैं। तो ये सब चैप्टर में बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से। अगर कोई एक भी डाउट है तो हमें सॉल्व कर देना है वो डाउट, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो चलो, उसके बाद हमें फ्रिक्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, वो सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बहुत मजा करने वाला है अब से आगे वाले चैप्टर में। ओके, तो एंड वन मोर थिंग, हाँ, अभी से जब भी हमारा लेक्चर हो उसमें आप कैलकुलेटर साथ में लेके बैठना, क्योंकि अब से वो थियरी के साथ साथ थी हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाला है। अब तक हमने जो भी न्यूमेरिकल या थियरी देखी, उसमें जो भी फॉर्मूला है मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज की, P इक्वल टू mv, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज की F इक्वल टू ma। ओके, उसके बाद ये वाली फॉर्मूला F इक्वल टू dp बाई dt। ओके, ये भी लिख सकते हैं।
P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। तो इतने फॉर्मूला हमने यूज कर दिए अब तक, डन। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है इंपल्स ऑफ फोर्स और इंपल्स या फिर उसका नाम है इंपल्स ऑफ फोर्स। तो इंपल्स ऑफ फोर्स मतलब क्या, इसमें से ही है, ये जो हमारी फॉर्मूला थी ना F dp बाई dt, तो उसमें अगर मैं F dt कर दूं तो इसे मैं बोलूंगा इंपल्स ऑफ फोर्स। तो अगर न्यूमेरिकल में, ओके न्यूमेरिकल में आएगा फाइंड इंपल्स ऑफ फोर्स, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, F dt, हमें ये ढूंढना है। नाम क्या है, इंपल्स ऑफ फोर्स। चैप्टर 4 में एक्सरसाइज में आएगा, चैप्टर 4 की एक्सरसाइज में आएगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी उस हिसाब से। तो ये है आपका इंपल्स ऑफ फोर्स, F इंटू dt, उसका मतलब क्या, dp। मतलब आपको दोनों में से कोई भी एक चीज फाइंड आउट करनी है। क्या F dt फाइंड आउट करना, तो क्या मिलेगा, इंपल्स ऑफ फोर्स। या फिर dp फाइंड आउट करना। dp मतलब क्या, वो फेसबुक वाला dp की बात नहीं कर रहा भैया, व्हाट्सएप वाला नहीं, हाँ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो वो हमें क्या मिलेगा भाई, इंपल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था इंपल्स ऑफ फोर्स, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इतना ही लिखा है। F इक्वल टू dp बाई dt मतलब क्या, फोर्स इनटू टाइम इज नोन एज इंपल्स ऑफ फोर्स, या फिर चेंज इन मोमेंटम, उसका मतलब भी क्या हुआ, इंपल्स ऑफ फोर्स। तो ये भी आप लोग लिख तो देना ही। और इतनी फॉर्मूला अब तक हमने सॉल्व की, तो मतलब उसका ये हुआ कि आगे हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सब में इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला आ सकती है, या फिर चैप्टर 3 में वो 3 फॉर्मूला थी ना, उसमें से कुछ आ सकता है। ठीक है, तो एक बार अपने माइंड में क्लियर कर लेना, देख लो एक बार। ओके, तो जल्दी जल्दी अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। आज के दिन में हमने जो भी किया वो सब कुछ एक साथ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ वी डोंट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स द मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ मूविंग कंडीशन एंड अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेशनरी कंडीशन। उसके बाद हमने किया मोमेंटम, T इक्वल टू mv, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मोमेंटम। ओके, P इक्वल टू mv kg मीटर पर सेकंड, 1 1 माइनस 1, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, उसके बाद हमने किया सेकंड लॉ मतलब the external force of an object is equal to the rate of change of momentum of that object. This statement is known as second law of motion. और उसके बाद your favorite third law of motion. ठीक है, वो आपका फेवरेट सबको पता है, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट रिएक्शन, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज आल्सो थर्ड लॉ, एवरी एक्शन as an equal and opposite reaction। ठीक है, और उसके बाद ये सब फॉर्मूला हमने देखी और साथ में इंपल्स और इंपल्स ऑफ फोर्स देखा। तो आज के लिए इतना सी, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज हमने जो भी किया बहुत अच्छे से आपको करना है, सब रिवाइज और अच्छे से रेडी कर लेना। अगर ये सारी चीज हो जाएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी सब कुछ आ जाएगा, बहुत जल्दी से और अच्छे से एकदम। ठीक है, तो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले एपिसोड में, ठीक है।